जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न, जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में लागू हुआ था। या ये सवाल ना पूछ के पूछ दे कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। अगर जीएसटी से सवाल बनता है तो ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। या तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, या जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूरा नाम। यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम आपको अभी ऊपर बताएं कि पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे में एमबी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट से भी 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है ना, मेरा लिख कर ले लीजिए। और मैं एक वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सारा चीज आपको करवाने वाला हिंदी मैथ जीके सभी को क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एमबी का पूरा नाम क्या होता है सभी बच्चे को पता होना चाहिए। मेगाबाइट होता है। यह इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, एमबी का पूरा नाम क्या होता है? मेगाबाइट होता है। अगर हम लोग यहाँ पर केबी की बात कर ले कि केबी का पूरा नाम क्या होता है, किलो बाइट होता है। अगर जीबी की बात कर ले, ये सब इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है। जीबी और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है ना, जीबी का पूरा नाम क्या होता है? जिग्गा बाइट होता है। जिग्गा बाइट होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको अच्छा बात क्लियर कर देते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है, ऐसा आपको भी पता होना चाहिए। और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब एमबी से प्रश्न पूछ रहा है तो यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है। तो 1024 एमबी होता है। ये इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, हालांकि ये आपको याद हो या ना हो, लेकिन इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा नाम से ज्यादातर एमबी हो गया। अभी ऊपर आपको जीएसटी बता दिए, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, पूरा नाम में तो अच्छे से देख लेंगे और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। तो एमबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मेगा बाइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही जवाब आना चाहिए। केबी का पूरा नाम किलो बाइट, जीबी का पूरा नाम जिग्गा बाइट। यहां से आपका क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय बिहार का नेता कौन था? 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। और मैं बार बार यही बात आपको रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो, यकीनन मानो कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि हाँ सर, हम क्लास को पूरा देखेंगे। जब तक आप पढ़ाएंगे हम आपके क्लास को पूरा देखेंगे और अपने रिजल्ट को अच्छा बेहतर करेंगे। ठीक है ना, तो 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? तो सभी को पता है, कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार के नेता थे। अगर दिल्ली की पूछेगा कि 1857 क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। अच्छे से हम लोग देख लेंगे, बहादुर शाह जफर थे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों प्रश्न, जैसे बिहार के नेता कभी कभी पूछ देता है और ज्यादातर ये बिहार कार्यालय का एग्जाम है तो बिहार से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछेगा। जैसे बिहार के नेता, ठीक है ना, बिहार का एग्जाम रहता है तो बिहार से खासकर 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में डाला जाता है। तो ये देख लीजिएगा। या बिहार की राजधानी पटना कब बनी? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। जो बिहार की राजधानी पटना है वह कब बना था? 1912 ईस्वी में बना था। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना जो गोल घर है उसका स्थापना कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। मतलब इस वीडियो में आपको इतना प्रश्न बता देंगे कि अगर उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ना पूछे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न
पूछ दे तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको बता देंगे हम लोग, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, क्योंकि यह वीडियो मतलब यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा रोजाना आपका क्लास ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है ना। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध धातु मुद्रा कौन थी? जो गुप्त काल का समय था उसमें सबसे प्रसिद्ध धातु का कौन सा मुद्रा था, ठीक है ना। तो धातु का कौन सा मुद्रा था, काफी इंपोर्टेंट है। तो उस समय सबसे ज्यादा सोना का, पहले सोना का सिक्का चलता था, यानी सोना का हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर्ण, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कभी कभी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा न कभी पढ़े होंगे। मतलब हम आपको इस लेवल का क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाने वाले हैं एवं बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन तो सबसे पहले तो आएगा और आपको एग्जाम का लेवल भी पता चलेगा, ठीक है। जैसा मान लीजिए कि ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिससे आप कहेंगे सर ये तो पढ़ाए ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कभी ना आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। राज तरंगिणी के लेखक कौन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो राज तरंगिणी के लेखक जो होगा कलहन हो जाएगा। और देखिए काफी बच्चे कालिदास बाणभट्ट मार देंगे तो ये सब गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो राज तरंगिणी के लेखक कलहन। कभी कभी जो लेखक रहते हैं उनका पूछ देता है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। चलिए वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया है, ठीक है ना। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया है, ठीक है ना। तो वंदे मातरम सबसे पहले पहली बार कहाँ गाया गया? सबसे पहले वंदे मातरम के लेखक की हम लोग बात कर लेते हैं कि वंदे मातरम आखिर किसने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसको पहली बार कहाँ गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था, ठीक है। आप यहाँ से क्लियर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बिहार के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल रहता है, तो ये आपके एग्जाम में जीके में डाल सकता है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। और इसमें आपको जीके का 40 प्रश्न बताएंगे। आप लोग कम से कम जीके में 20 प्लस क्वेश्चन सही करने का वादा कीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें से 20 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो यकीनन मानो कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। जीके नहीं, आपको हिंदी में भी कुछ प्रश्न सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीके में आप 20 प्लस क्वेश्चन सही करते हो तो रिजल्ट आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम ने किया था। ए ओ हयूम ने किया था। आप अच्छे से देख लेंगे इसको, ठीक है ना। ए ओ हयूम ने किया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा तभी आपको कुछ फायदा होगा। ये नहीं कि आधा देख ले, क्या फायदा होगा बताइए उससे। और एक शायरी है ना कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। बस आप लोग ये ना सोच के अपने लिए मेहनत न सोचिए, मतलब मेहनत अपने लिए नहीं, मतलब अपने माँ बाप के लिए एक बार करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्लास रोजाना देखिए तो अब आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? काफी इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी के साथ बात कर ले कि नालंदा विश्वविद्यालय तो को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, लेकिन बनाया किसने था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था, ठीक है ना। कुमार गुप्त ने बनाया था। अगर नए हैं तो बार बार रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह चैनल आपका इतना बड़ा साथी बनने वाला है कि आपका रिजल्ट तक आपको पहुंचा देगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी बच्चे को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 ईस्वी में, या इसे 1930 ईस्वी में दांडी मार्च भी आपका हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था, जो मतलब महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोग 1935 ईस्वी की बात करें तो 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पैसा छापने का काम करता है, ठीक है। अगर 1 रुपया का सिक्का जारी करना है, मतलब जो सिक्का जारी करता है वो आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बता देंगे कि अगर उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको सही करके आओगे, ठीक है। चलिए
10 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया, ठीक है, मतलब भारत का सबसे पहला राज्य कौन है जिसने पंचायती राज को लागू किया, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान, अगर इसकी पूरी डेट की अगर हम लोग बात कर लें कि कब हुआ था, मतलब मान लीजिए कि राजस्थान ना पूछ के इसका डेट पूछ दिया कि कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को। कहाँ में हुआ था, ये तो राजस्थान में आपका है, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है ना। जो आपको बता रहे फिर से एक बार ध्यान से सुनिए और उसको फीड कीजिए, ठीक है। कहाँ में हुआ था, राजस्थान में, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को, राजस्थान के नागौर जिला में। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से, संविधान में मूल रूप से टोटली कितने अनुच्छेद हैं, तो आप याद रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद कभी नहीं चेंज होता है, जितना भी रहेगा अनुच्छेद आपका उतना ही रहेगा, भले उसमें आपका संशोधन करके आपका बढ़ाया जाता है सूची, ये सब, ठीक है ना। लेकिन आपका जो अनुच्छेद रहेगा वह 395 ही आपका अनुच्छेद रहेगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। मान लीजिए कि संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कब तक बनकर तैयार हो गया था। मैं मतलब बार बार जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, मतलब वो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो सभी बच्चे को पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जो अनुच्छेद 370 यानी धारा 370 भी आप लोग कह सकते हैं, किस राज्य से संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से था, जो कि लगभग 2017-18 ईस्वी में ऐसा लागू किया गया था, ठीक है। कंफर्म नहीं है लेकिन आपको पता है तो एक बार जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना, कि कब धारा 370 लागू किया गया था, किसने लागू किया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह धारा लागू किया था जम्मू कश्मीर पर, जिस पर आतंकवाद ये सब जो होता है उसके लिए, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है। अगर लोकसभा की अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा में सबसे अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो सबसे अधिकतम की बात करेंगे तो 545, सॉरी लोकसभा है ना, तो 543 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 543 हो जाती है। लोकसभा में सबसे ज्यादा जो सीटों की संख्या होगा वह 543 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न, देखिए मैं आपको क्या बताया कि संविधान से एक प्रश्न पूछेगा, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा विश्वास रखिए कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप पूरा देखते हैं तभी आपको कुछ फायदा होगा, ये अन्यथा नहीं आपको होगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसको कब बनाकर कब तैयार कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सी ऑप्शन इसका क्या, सॉरी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर एक साम्राज्य है, उसका स्थापना किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। आपको ऑप्शन देकर पता चल जाएगा, 2 व्यक्ति का नाम रहेगा, हरिहर और बुक्का। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयनगर तो बुक्का, बस विजय या बस बुक्का, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है, जैसे मैं बिहार से आपको बार बार बोल रहे हैं, बिहार का एग्जाम है तो बिहार से प्रश्न पूछेगा। जैसे में देखिए बिहार में माधोपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जो माधोपुर है वह किसके लिए बिहार में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, आपको पता है। तो मखाना उत्पादन के लिए माधोपुर आपका प्रसिद्ध है। मखाना उत्पादन के लिए माधोपुर आपका क्या है, प्रसिद्ध है, यानी फेमस है बिहार में। अगर लीची की बात करेगा, लीची के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो 20 कम से कम 40 में से 20 प्रश्न को सही कीजिए, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि गया में, जो गया है, 1 मिनट, हाँ, गया में बोधि वृक्ष किससे संबंधित है। जो गया है उसमें बोधि वृक्ष किससे संबंधित है, ठीक है। तो बोधि वृक्ष किससे संबंधित है बताएंगे, तो बुद्ध से संबंधित है। ए ऑप्शन इससे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है, और ऐसे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जैसे मान ले कि पूछ दे कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसमें देख लीजिए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। 563 ईसा
ईसापुर में, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईसापुर में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, हो सकता है या जन्म पूछ दे या मृत्यु पूछ दे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाला आपका जन्म हो जाएगा, ये वाला मृत्यु हो जाएगा। कैसे? ईसापुर में आपका टाइम जो रहता है, जो पीछे रहता है, वो बहुत आगे चलते रहता है। ठीक है ना, आपको ये सब पता होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो हमारा भारत देश का ही है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो हमारा भारत देश का ही है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए 18 का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो आपका भारत देश का। ये आपका क्लियर हो गया। और क्या इससे कहा जाता है, जैसे में हाँ, लोकतंत्र में किसका शासन होता है? ये कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है, तो जनता का शासन होता है। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जैसे में आपको हम मतलब हर एक वीडियो में बताते हैं कि दिवस जो रहेगा उससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और विज्ञान दिवस में मतलब जो वीडियो में यह रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से आप एक प्रश्न याद रख लेंगे। ठीक है ना, अगर आप कुछ से याद रखें या ना रखें, दिवस से एक प्रश्न याद कर लेंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न इससे रहने वाला है। ठीक है, तो विज्ञान दिवस सभी को पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर खेल दिवस पूछ दें, ज्यादातर यही सब प्रश्न पूछेगा, विज्ञान दिवस, खेल दिवस, हिंदी दिवस, पर्यावरण दिवस। ठीक है ना, तो खेल दिवस की बात करेगा तो 29 अगस्त हो जाएगा। 29 अगस्त को क्या पूछेगा? खेल दिवस। ठीक है ना, और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 5 जून को आपको क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत है वह पृथ्वी को किससे बचाती है, मतलब किससे बचाती है ओजोन परत पृथ्वी को? ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देख लीजिएगा। जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती है, पराबैंगनी जो किरण होती है, उससे बचाती है। ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है उससे बचाती है। यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आप इसको पराबैंगनी किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि जीवाश्म जो ईंधन होता है वह किससे बनता है? जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? तो पौधों और पशुओं के अवशेष से बनता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? पौधों और पशुओं के अवशेष से बनता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, पौधों और पशुओं के अवशेष से जीवाश्म ईंधन बनता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा, या आपको ऑप्शन देखकर भी पता चल जाएगा, आपको अगर नहीं पता होगा तो। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर पूरी बात कहेगा तो वर्जियन कुरियन को हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला पूरा, जैसे मैं अभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपको जो सही करना है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही करना है, जो कि 1965 ईस्वी से 66 ईस्वी के बीच में आपका हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति आया था तो इसका मतलब क्या होता है? हरित क्रांति जब आया था तो सबसे ज्यादा कृषि पर प्रभाव पड़ा था, मतलब गेहूं पर सबसे ज्यादा मतलब गेहूं इस समय सबसे ज्यादा उपज हुआ था। ठीक है ना, जैसे में जो क्रांति जब आएगा ना उस चीज में बहुत वृद्धि होगा। जैसे में हरित क्रांति आया था तो इस समय गेहूं में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था, यानी फसल यानी कृषि में। श्वेत क्रांति आएगा तो उसमें दूध का बहुत उत्पादन होगा। ठीक है ना, अगर नीली क्रांति आता है तो उसमें मछली का बहुत बड़ा उत्पादन होगा। ठीक है ना, तो आप याद कर लेंगे। चलिए भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके एग्जाम में दे तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत रत्न का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? और सारे प्रश्न आपको बोल रहे हैं, कमेंट में जवाब देते जाएंगे। 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत किया गया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जो रुपया चीन है उसको कब स्वीकारा गया? जो रुपया भारत का चीन है उसको कब स्वीकारा गया? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो 2010 में स्वीकारा गया था। 2010 में स्वीकारा गया था। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है ना, और आपको हम लेवल या एग्जाम का लेवल कैसा आपको यहाँ पर हम बता ही रहे हैं। ठीक है, जैसे मान ली कि अभी तो आपको हम बताएं कि लेखक का नाम जरूर रहेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सभी बच्चे को पता होगा। 25 हम छोड़ दे या बता दिया जाए? चलिए बताइए आप लोग। ठीक है ना,
कितना हल्का क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा। कालिदास तो कभी नहीं होंगे, पाणिनि तो कभी नहीं होगा, ब्राह्मण तो कभी नहीं होंगे। तो देखिए हम तो आंसर बता ही दिए। चलिए अब आप लोग लिख दीजिए एक बार कमेंट में, ठीक है ना। चलिए नालसा का संबंध किससे, नालसा, हाँ सॉरी, नालसा का संबंध किससे है, ठीक है ना। देखिए ये सब ऐसा प्रश्न है कि जिसके बारे में एक दो प्रश्न ऐसा रहेगा न जिसके बारे में आप कभी सुने हैं न कभी देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि नालसा का संबंध किससे है, ये तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो नालसा का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो विविध सहायता से, मतलब वो क्या करता है, तो वो सहायता करता है, विधिक सहायता करता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है। जो राष्ट्रीय आय है उसका गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है वह NSO करता है, ठीक है ना। फिलहाल इसका फुल फॉर्म हमको नहीं पता है, लेकिन आपको बता देते हैं, ठीक है ना। RBI का पूरा नाम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। 1 रुपया का सॉरी सिक्का कौन जारी करता है, तो आपका वित्त मंत्रालय, और कागज का नोट आपका RBI जारी करता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि राज्यसभा की सदस्य की संख्या कितना होता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इस नंबर पर आप हाई लिख कर एक बार मैसेज कर दीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 9334517119, ठीक है। यहाँ तक अगर आप क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, आपके लिए मौका है। आप इस नंबर पर मैसेज करके मेरे पर्सनली मतलब ये पर्सनली मैं चलाता हूँ, ठीक है ना। आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 245 होती है। वहाँ लोकसभा था तो लोकसभा में कितना होता है, 345 होता है। दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो आर्यभट्ट था, याद रखेंगे। जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था, 2014 ईस्वी में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि जीवन बीमा, जीवन में बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो आप लोग बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था। मतलब है कि अगर आप जीवन बीमा करवा लेते हैं तो ऐसा ना हो, अगर आपकी मृत्यु होता है तो आपको कुछ पैसा सहायता ये सब दिया जाता है, ठीक है ना, आपके परिवार को। तो वही है, जीवन बीमा का शुरुआत भारत में कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए ये 1818 ईस्वी में ही शुरुआत हुआ था, हो गया था, समझ लीजिए आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण कौन सा, मुख्य गैस का कारण कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी को पता है ऑक्सीजन तो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, जिसका सूत्र आपका क्या होता है, O2 होता है, जो कि वायुमंडल में 21% पाया जाता है। यहाँ से सारे चीज को क्लियर कर लीजिएगा। अगर यहाँ से एक भी दूसरा भी प्रश्न पूछे तो आपको कोई भी दिक्कत न होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो N2, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। हाइड्रोजन का सूत्र H हम लोग लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन गैस रहेगा तो H2 लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सूत्र CO2 हो जाएगा। यह वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन यानी 78% पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि सेकुलर शब्द, सेकुलर जो शब्द है यह संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया। जो सेकुलर शब्द है संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया। 33 नंबर का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, और ये प्रश्न मतलब क्या, मैं बार बार आपको मतलब ये हर सेट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं ये प्रश्न आपके आने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। या हो सके तो आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरी डेट की अगर हम लोग बात करें कि बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नाम नहीं भूलिएगा अपने सर का, ठीक है ना, आनंद सर, ठीक है। चलिए
34 नंबर आपका सवाल है कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया। जो पंचशील समझौता हुआ था भारत ने किस देश के साथ किया था, तो भारत और चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है ना, भारत और चीन के बीच। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री हिमनद है, ठीक है ना, गंगोत्री, यानी ए वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। 37 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय वन अनुसंधान जो है यह कहाँ स्थित है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो ठीक है आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो देहरादून इसका राइट आंसर होगा, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था, 2015 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि पहले इसका जो नाम था नीति आयोग का, पहले का जो नाम था योजना आयोग था। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था, योजना आयोग था, और योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। और हालांकि योजना आयोग का ही नाम बदलकर आपका 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया था। मान लीजिए कि पहले से योजना आयोग आपका चल रहा था, 1950 ईस्वी में इसका स्टार्ट हुआ था, जैसे ही 2015 आया इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है ना, 2015 ईस्वी में, ठीक है। तो वही नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 39 आपका प्रश्न है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मदर टेरेसा है उनको भारत रत्न कब मिला था, तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग भी जवाब देंगे। तो देखिए ऐसे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो 1979 ईस्वी में मिला था, तो लेकिन ऑप्शन जो आपका है इसके हिसाब से 1980 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला था, मदर टेरेसा को, ठीक है, भारत की पहली ऐसी महिला है जिनको भारत रत्न मिला था, मदर टेरेसा को, ठीक है, 1979 ईस्वी में। लेकिन जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग 1980 को सही करेंगे, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि दिसंबर में 1979 ईस्वी में मिला हो तो आपका आ गया होगा 1980 ईस्वी में, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है ना। हम लोग को आंसर से मतलब है, हमको सही करने से मतलब है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था, सभी बच्चे को पता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ दें, हाँ चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब किसने खोजा, कि काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी लेवल का प्रश्न है, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए कि जीके में 40 में से 20 प्लस क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं। सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट में एक बार जवाब जरूर लिख देंगे अपना कि हाँ सर मैंने 20-15 जितना सही हुआ उतना लिखे, ठीक है। ये नहीं कि अपने इज्जत के चलते हम कह दें कि 100 में 100 सही हुआ, ऐसा नहीं, जितना सही हुआ आप सच बोलेंगे तो सच मतलब सच बोलेंगे वो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, बोलते हैं ना कि सच मतलब सबसे बड़ा आपका धन है, ठीक है। तो वही है, सच बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका प्रश्न अब आपका किसका आता है, अब हिंदी का आपका प्रश्न आ रहा है, ठीक है। हिंदी का आपका यहाँ से कितना प्रश्न करेंगे हम लोग, 30 प्रश्न, और आपके एग्जाम में भी हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से देख लेंगे और हिंदी में भी कोशिश कीजिए कि आपका 15-20 प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। मृग नयनी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अर्थ से कुछ कुछ प्रश्न पूछ देगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मृग नयनी है तो कोई में और पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मृग नयनी का अर्थ क्या होगा, तो शांत नेत्र वाला होगा कि तेज नेत्र वाला या सुंदर नेत्र वाला, तो क्या होगा, हिरन के समान नेत्र, जैसे मृग मतलब इसमें ही आ जा रहा है हिरन, तो हिरन के समान नेत्र वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 2 नंबर आपका सवाल है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा किसकी रचना है, ठीक है। अंधेरे नगरी चौपट राजा किनकी रचना है, और देखिए कभी कभी मतलब कुछ दिया रहेगा कविता या कहानी और उसका रचना का नाम पूछेगा कि उसकी रचना किसने किया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि गगन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है मतलब इसमें से नहीं होना चाहिए कि गगन को हम लोग वो चीज नहीं बोल सकते, तो नभ तो हम लोग गगन को बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं। देखिए आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा, गगन को हम कभी आकाश जल बोलेंगे नहीं ना, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, सी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि कठिन शब्द का विलोम है, कठिन शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। कठिन का उल्टा है तो कठिन का उल्टा हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, कठिन शब्द का विलोम सरल आपका हो जाएगा, ये सभी को पता है। चलिए
5 नंबर आपका सवाल है कि सूरस शब्द में कौन सी संधि है, सूरस शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है ना। सूरस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, जब इस प्रकार का प्रश्न रहे और संधि से ही एक प्रश्न पूछेगा हिंदी में, ठीक है ना। मतलब देखिए हम यहाँ पर टॉपिक आपको क्लियर सबसे पहले करते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, सूरस शब्द का कौन सा संधि है, तो संधि से सबसे पहले आपका प्रश्न होगा, वन से कभी कभी पूछ देगा, समास से पूछ देगा, और उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट अच्छा वो प्रश्न आएगा तो अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये इसी में गुण संधि है, ठीक है ना। सूरस में कौन सा संधि है, गुण संधि है, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है कि राम के समान का कौन सा समास, हाँ यही आपको बताना चाह रहे थे, समास से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। राम के समान का कौन सा समास है, मतलब राम के समान इसमें कौन सा समास है, ठीक है, इसमें कौन सा समास है। तो देखिए तत्पुरुष कभी नहीं ये होगा, कर्म कर्म को तो नहीं धारण, जैसे में रहेगा नीलकंठ, तो नील है कंठ, एक कर्म को धारण किए हुए तो एक कर्म धारय हो जाता है, ठीक है। ये तुल योग होगा, ठीक है ना, इसके बारे में आप नहीं जान रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन आप लोग ये सही करना, राम के समान अगर आता है तो, ठीक है ना। हालांकि ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इसी लेवल का दूसरा टाइप का प्रश्न रहेगा। जैसे में नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, मतलब आपको हम ऊपर ही बताया था कि अर्थ से एक प्रश्न पूछेगा, नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, तो नीलकंठ का अर्थ क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा, सभी को पता है। चलिए कुल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कुल शब्द का तद्भव रूप है, कुल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो कुष्ठ हो जाएगा। ये वाला आपका जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि कृषक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब संधि विच्छेद से भी एक एक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, एक प्रश्न, ठीक है ना। कृषक कृषक यहाँ पर है ना, लेकिन संधि विच्छेद आपका रह सकता है, ठीक है। तो आप उसको याद अच्छे से, याद क्या, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना, संधि विच्छेद। तो कृषक शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, हाँ, थोड़ा आवाज खराब हो रहा है, ठीक है ना, कृषक हो जाएगा तो क्री प्लस शक, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या होगा, तत्सम शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। तत्सम शब्द का आपका अर्थ क्या होगा, वैसा ही होगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल जाना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो बहुत लज्जित होना, जल जाना यानी बहुत लज्जित होना, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या है, आकाश पाताल एक करना, इसके लिए अर्थ क्या होगा, तो ना कहता है आकाश पाताल एक कर दीजिए, हाँ अभी आपका एग्जाम का समय आने वाला है तो आप भी आकाश पाताल एक कर दीजिए, मतलब बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत करना, यानी ए ऑप्शन आप लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना, आपको भी ऑप्शन देखकर पता, मतलब हिंदी में उतना बाहरी आपसे नहीं रहेगा, ठीक है, जो भी रहेगा आपका संधि विच्छेद में थोड़ा दिक्कत करेगा, और आपका समास रहता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, ठीक है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान ने किया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मैं रामायण का अनुवाद ये पूछ रहा कि फारसी में किसने किया था, जैसे हम लोग रामायण हिंदी में पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे तो ठीक है ना, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था, ठीक है ना। चलिए तिलोत्तमा शब्द कौन सा समास है, तिलोत्तमा शब्द कौन सा समास है, ठीक है ना, तो बहुब्रीहि समास है, मतलब बहुब्रीहि समास है तिलोत्तमा, ठीक है ना। चलिए आपका 16 नंबर आपका सवाल है कि किसी बात का तोड़ मरोड़ कर कहना कौन सा अलंकार है, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना कौन सा अलंकार है, ठीक है, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। चलिए तो सी ऑप्शन श्लेष अलंकार हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न है किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना कौन सा अलंकार है, अच्छा ये डबल ऐड हो गया है ना, तो श्लेष याद आप लोग रखेंगे। चलिए द देन न पलायन का भावार्थ क्या है, द देन न पलायनम का भावार्थ क्या है, ठीक है। तो 17 का आप लोग याद रखेंगे, न झुकना न भागना, मतलब इसका जो अर्थ है न दैन न पलायन, न झुकना न भागना, इसका भावार्थ होगा, यानी इसका अर्थ होगा मुखवाणी। मुखवाणी किस अलंकार का उदाहरण है, मुखवाणी किस अलंकार का उदाहरण है, ठीक है ना। 18 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो विरोधाभास हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग इसका क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए
19 नंबर आपका सवाल है कि काजल का तत्सम रूप क्या होगा। काजल का तत्सम रूप क्या होगा, तो अंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप, अंजन हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये सब आपको मतलब क्या हम समझा नहीं सकते हैं, सब डायरेक्ट इसका आंसर होता है। जैसे मैं जीके में है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ बता सकते हैं, तो इसमें सीधे काजल का तत्सम अंजन हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड हम और क्या बता सकते हैं, आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। तो आप लोग को थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, कर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं होगा, मतलब कर शब्द का इनमें कौन सा समानार्थी मतलब एक जैसा शब्द नहीं है, ठीक है। कर को सबसे पहले हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए, तो ठीक है। कर को हम लोग हस्त भी बोलते हैं ना, हाथ मतलब पानी भी उसको बोलते हैं, चाहे भुज भी बोलते हैं हाथ को, लेकिन चरण पैर को हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है। 21 नंबर आपका सवाल है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ क्या है। अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाने का अर्थ है दूसरों से अलग काज करना, मतलब अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं मतलब दूसरों से हम अलग काज कर रहे हैं, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको अभी एग्जाम के टाइम में यही काम करना है, अपना खिचड़ी अलग पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना नहीं मैंने पकाना है मतलब। तो अपना पढ़ाई अपना अच्छे ढंग से किसी के साथ बताना नहीं कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं बाबू आपको बहुत गलत निगाहों से देखेंगे, ठीक है ना। नेत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए हम संधि विच्छेद से आपको ऊपर बताए थे कि संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संधि विच्छेद का आपका जो होगा जो करेंगे तो नए प्लस त्र हो जाएगा, नए प्लस त्र दोनों का अर्थ हो जाएगा, नए मतलब आंख और त्र का आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। नी का आपका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसलिए मधुर मधुर मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल किस काव्य शैली का उदाहरण है, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल किस वाक शैली का उदाहरण। मैं आपको बार बार यही समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आएगा न जिसके बारे में आप कभी सुने होंगे ना देखे होंगे, तो ये छायावाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि नर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। नर शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो कोई नहीं है, इसमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, ठीक है। तो न नहीं होगा, फिर द का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, इसका कोई होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि बहुश्रुत शब्द में कौन सा समास है। बहुश्रुत जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 26 नंबर आपका सवाल है कि सिंहासन शब्द कौन सी संधि है। जो सिंहासन शब्द है इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, स्व संधि हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक मिनट, हाँ। 27 नंबर आपका प्रश्न है कि कविता शब्द का अर्थ है, कविता शब्द का अर्थ आपका क्या होगा, ठीक है। कविता शब्द का अर्थ होगा कवि, कवि द्वारा रचना, कवि द्वारा रचना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कविता तो कवि द्वारा वो रचना किया गया है। श्रवण शब्द का विलोम क्या होगा, श्रवण शब्द का विलोम क्या है, ठीक है, तो मौन हो जाएगा। श्रवण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग इसका क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बार बार आप लोग के बच्चा ही मतलब आप लोग के जैसा ही कोई बच्चे कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को कहता हूँ कॉल करने से अच्छा है